गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह ठीक होंगे, अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत जयपुर के पास एक जगह लगती है चोमू। और इसी जगह के रहने वाले लगभग एक ही परिवार के 5 सदस्य होते हैं और वह पांचों सदस्यों ने फैसला किया था कि गर्मियों की छुट्टी में इस बार हम वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे। वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वो वाकई ऐसे दर्शन करने के लिए जाते हैं। और दर्शन करने के बाद उनका इरादा था कि क्यों ना शिवखोड़ी के पास जो शिव मंदिर है वहां भी जाया जाए और वहां भी दर्शन करके आया जाए। अब वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, 9 जून 2024 को अचानक आतंकवादियों ने उसके बस पर हमला बोल दिया। और उस पर ऐसा हमला बोला जाता है कि लगातार 20 से 25 राउंड गोलियां चलाई जाती है और ड्राइवर अनियंत्रित होकर अपनी गाड़ी सीधा 200 मीटर खाई में नीचे गिर जाती है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो जाती है मौके पे ही। और जो 9 श्रद्धालु होते हैं और तीर्थ यात्री होते हैं, उनमें से लगभग 33 यात्री ऐसे होते हैं जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब इस बात की खबर राजस्थान के जयपुर का जो इलाका है, चोमू थाना क्षेत्र, उसको लगता है। मुरलीपुरा वहां पर जैसे ही खबर पहुंचती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। देखते ही देखते घर पर इलाके के लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। और अब 11 जून 2024 को उनका शव पहुंचाना था ट्रेन के माध्यम से। जयपुर के रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग, यानी कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद लोगों में इस तरह गुस्सा आता है, बढ़ जाता है कि लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, बाजार को बंद करना शुरू कर दिया। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश की, तो आंदोलन करने वाले जो थे थोड़ा उग्र हो जाते हैं। और दरअसल 5 में से 4 सदस्यों की मौत होना, उसमें भी 2 साल के एक बच्चे की मौत हो जाना आतंकी हमले के द्वारा, तो जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। एक परिवार के सदस्य इस तरह से चले जाते हैं तो इस घटना को लेकर जैसे ही उबाल फैल रहा था, तो प्रदेश सरकार के नुमाइंदों ने लोगों को समझाने की कोशिश की। हजारों लोगों को समझाने की कोशिश की, जो भी हुआ सब इसे किसी भी तरकीब से शांत किया जाए और हम लोग आगे ध्यान रखेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो। लेकिन हम आज की कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करेंगे कि कोई पहली घटना ये नहीं है, बल्कि साल दर साल भले चाहे थोड़ा वक्त बीत जाए या वक्त में कुछ गैप हो जाए, लेकिन इस तरह की घटनाएं होना आम बात होती है। अब रिसर्च के माध्यम से पता चलता है कि कश्मीर में जब कई बाहरी अन्य भारत के अन्य हिस्से के लोग वहां पर श्रद्धालु बनकर के जाते हैं, टूरिस्ट बनकर के जाते हैं, तब उनके साथ खासकर ऐसे ही हादसे होते रहते हैं। हादसे ज्यादातर उन लोगों के साथ होते हैं जो तीर्थ यात्री होते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कश्मीर में पल रहे वैसे वो आतंकी संगठन होते हैं, वो नहीं चाहते कि कश्मीर के अलावा कहीं बाहर का लोग हमारे यहाँ पर प्रवेश करे। आज की कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आतंकवादियों के मंसूबे क्या हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। जम्मू कश्मीर का एक जिला है अनंतनाग और उसी का एक इलाका लगता है बेतू। दरअसल गुजरात के कुछ श्रद्धालु होते हैं, उन श्रद्धालुओं का एक मकसद था कि हम अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं और अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के बाद आराम से इधर उधर घूमेंगे। 10 जुलाई 2017 का यह वाकया है। उनकी जो बस होती है वो गुजरात की ही बस होती है, गुजरात का ही ड्राइवर होता है, गुजरात का ही कंडक्टर होता है और 56 मुसाफिर उसमें बैठे हुए थे। उन्होंने दिन में तो दर्शन किए अमरनाथ की गुफा की। जब दर्शन करने के बाद यहाँ से उन लोगों ने फैसला लिया कि क्यों ना हम लोग आज शाम या आज रात को कश्मीर की वादियों को घूमते हैं, कश्मीर देखते हैं, कश्मीर आखिरकार कैसा लगता है। बस उनका ऐसी कुछ प्लानिंग थी। वहां पर कुछ लोकल की जो फॉर्मेलिटीज होती है कि यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सेना की टुकड़ी उसमें से मिलती है ताकि आराम से लोग घूम सकें, किसी भी श्रद्धालु को, किसी तीर्थ यात्री को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन इस बस के स्वामी से, इस बस के कंडक्टर के बड़ी भूल हो गई। यही हो जाती है कि उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इसीलिए जो पुलिस वाले थे या फिर सेना के लोग थे, उनको यह पता ही नहीं चल पाया कि इस तरह से एक बस है जो गुजरात से आई है और वो कश्मीर के वादियों में घूमना चाह रही है या घूम रही है। 10 जुलाई 2017 की रात के लगभग 8 बजे के आसपास का यह वाकया है। 8 बजे के आसपास
एक खान बल एक पुलिस चौकी लगती है और उस पुलिस चौकी पर कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलती है, आतंकवादी यहां से मौका पाते चले जाते हैं। लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर से दूर की बात है, जो गुजरात की वो बस थी, दरअसल उन आतंकवादियों के दिन सामने आ जाते हैं। जैसे आतंकवादियों के सामने वो गाड़ी आती है, तो इसके बाद फिर उन आतंकवादियों ने लगातार, जैसे कि पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चला रहे थे, ठीक इसी प्रकार गुजरात की बस पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और अंधाधुंध फायरिंग होती रहती है। और फायरिंग का स्तर कुछ इस तरह से, 3 या 4 आतंकवादी होते हैं कि वो लगातार नॉन स्टॉप गोलियां चला रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि गोली किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी, लेकिन उस गुजराती ड्राइवर की सूझबूझ के चलते आखिरकार वहां से गाड़ी तो दौड़ा ली जाती है। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि घायलों की संख्या गिनी जाती है, तो 19 लोग तो गंभीर रूप से घायल थे और 7 लोगों की उसमें मौत हो चुकी थी। उसके बाद मरने वालों के 2 महाराष्ट्र के थे और 7 जो थे वो गुजरात के ही थे। उन जैसे उषा ठाकुर, निर्मला बेन, रतन जिन्ना भाई, भाई पटेल, पटेल लक्ष्मी, बेन हेसू, बेन रतिलाल, सुराख बेन, इस तरह से कम 7 लोग थे जो मर चुके थे और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। जब पुलिस प्रशासन को या फिर कश्मीर के सरकार को या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी लगती है, तो उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तमाम तरह के अभियान चलाए गए। लेकिन ऐसा बताते हैं कि जिन्होंने यह हमला किया था वो लोग तो खैर नहीं पकड़े गए, लेकिन उसके अलावा पुलिस ने कोशिश की तो इन आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेना की कोशिश इस आतंकवाद को खत्म किया जाए और जो भी इस तरह की घटनाक्रम होती है उस पर किस तरह का लगाम लग सके। लेकिन जैसे ही घटना होती है, अनंतनाग में साल 2017 में 10 जुलाई का यह वाकया था, ऐसे ही इससे भी भयानक घटना होती है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के ही एक और बात कर रहा हूं। 2 अगस्त साल 2000 की यह बात है। नगवान एक शिविर लग रहा था जो कि अमरनाथ गुफा में जाने वालों के लिए लगाया जाता था। जैसे ही यह शिविर लगा हुआ था, इस शिविर पर ही आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। इसमें भी कम से कम AK-47 से हमला किया गया था और कई राउंड, जब कई आतंकवादी बताए जाते हैं, आतंकवादियों ने जब गोलियां चलानी शुरू की तो उन्होंने नहीं देखा कि गोलियां कहां चल रही है, किसको लगेगी और किसको नहीं लगेगी। कहा जाता है कि लगातार 2 घंटे तक गोलियां चलती रहती है और अलग अलग प्रदेशों के, यानी कि कश्मीर प्रदेश के अलावा तो भारत के अलग अलग प्रदेशों के लोग जा रहे थे। खासकर उसमें यूपी के ही श्रद्धालु बताए जा रहे थे और बिहार के श्रद्धालु थे। जिस तरह से उन श्रद्धालुओं में लगातार गोलियां चल रही थी, तो गोली चलने के बाद लगभग 60 ऐसे तीर्थ यात्री थे श्रद्धालु जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और जब पुलिस को सूचना मिलने पर वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि 21 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। यानी कि अभी तक जितने भी कश्मीर में इस तरह से हमले हुए हैं बाहरी लोगों का, यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था कि 2 अगस्त साल 2000 का यह वाकया, कि अब लाशों की गिनती शुरू हो जाती है। ऐसे 21 श्रद्धालु थे जो हिंदू श्रद्धालु थे और यहाँ पर आए थे अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए। और साथ ही पुलिस ने और गिनती करना शुरू किया तो पता चलता है कि जो निहत मुस्लिम लोग जो वहां पर दुकान चलाया करते थे, उनमें से 7 लोग मारे जाते हैं। साथ ही सुरक्षा बल में 3 सुरक्षा बल के कर्मचारी भी तैनात थे, वो भी मारे जाते हैं। कुल मिलाकर 21 श्रद्धालु, 7 दुकानदार और 3 सुरक्षा बल, इस तरह से संख्या लोगों की 31 हो जाती है और घायलों की संख्या 60 से ऊपर हो जाती है। यह घटना जब पुलिस प्रशासन सेना को पता चलती है तो पुलिस प्रशासन सेना के जवान इस शिविर की तरफ भागते हैं। ननवान शिविर होता है और शिविर थाई अनंतनाग के जो अंदर, जो कि जम्मू कश्मीर में लगता है। और जब अब यहाँ से पुलिस प्रशासन सेना के लोगों ने यहाँ पर देखना शुरू किया कि आखिरकार कम्बिंग करनी शुरू किसने की है, आतंकवादियों को इसने पता करने की कोशिश की थी। लेकिन इसी रात एक और वारदात होती है और वो भी अनंतनाग जिले का ही एक मीर बाजार काजी कुंड होता है। साथ ही संधू अचबदा पर काम कर रहे थे, वहां भी आतंकवादियों ने पहले से ही, उन्हें पता था कि कुछ लोगों ने प्लानिंग करके रखा है और यह हो रही है। आतंकवादियों ने इसमें शिविर पर हमला बोला तो दूसरा प्लानिंग यह था कि हमें इस जगह पर हमला बोलना है जहां पर बाहरी लोग, जो कि कश्मीर से के मध्य प्रदेश और बिहार के लोग हैं, जो कि 27 मजदूर होते हैं, और उस 27 मजदूरियों को भी गोलियां चलाई जाती है AK-47 से और इसमें भी इनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। सूचना मिलती है तो पुलिस सेना वाले फिर यहाँ पर भी पहुंचते हैं और यहाँ भी जाके जायजा लेते हैं। तब तक वो अपनी घटनाक्रम को अंजाम देकर के यहाँ से भाग चुके थे और इसी से एक अनंतनाग
से लगा हुआ जिला है डोडा। डोडा जिला, और यहाँ पर एक गांव लगता है क्यार गांव, और क्यार गांव के जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य होते हैं उन पर घात लगाकर उसी रात हमला बोल दिया जाता है। 2 अगस्त साल 2000 की यह बात है। हमला कुछ इस तरह से बोला गया था कि 8 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और जो 2 लोग होते हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यहाँ पर किस्सा कहानी भी चल रही थी, लगातार गोलियां चल रही थी। ऐसे ही एक और इन्हीं का एक कुपवारा जिला लगता है। कुपवारा का ही एक गांव होता है। दरअसल यहाँ पर आतंकवादी होता है और वहां उस आतंकवादी ने मोटिवेट होते हुए, कुछ लोगों की बात मानते हुए, पुलिस प्रशासन की, सेना की बात मानते हुए उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं और जो भी कानून मुझे सजा देगा तो उस हिसाब से हम अपना सकते हैं। लेकिन यह बात आतंकवादियों को इतना खराब गुजरती है, इतना ज्यादा नागवार गुजरती है कि आतंकवादियों ने उसी के घर पर हमला बोल दिया और उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं वो उसी रात उस आतंकवादियों के घर पे भी निशाना बनाया गया और 7 के 7 सदस्यों को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन आतंकवादी अभी भी शांत नहीं बैठे थे। इसके अलावा उन्होंने एक और भी ऐसी लगभग 5-6 जगह हमला किया था। और जब ये बात 2 अगस्त की रात का ये पूरा वाकया था, अब दिन निकल आता है और हमला लगातार चल रहा था और सेना को यह पता ही नहीं था कि अब अगला हमला कहां पर हो सकता है। तो 3 अगस्त सन 2000 की सुबह की बात है। डोडा जिला का ही एक गांव लगता है, वहां पे अल्पसंख्यक रह रहे थे। कश्मीर के अल्पसंख्यक जो होते हैं उन पर लगातार गोलियां बरसाई जाती है और 11 अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कुल मिलाकर जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि एक ही रात के अंदर 89 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। लेकिन अखबार और मीडिया रिपोर्ट यह कहती है कि एक ही रात में 105 लोगों की हत्या कर दी गई थी और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। जब यह घटनाक्रम होता है तो उस वक्त में बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और संसद भवन के अंदर एक मुद्दा गंभीर रूप से उठाया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश के जो मुखिया थे, सपा के मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, और बसपा के सुप्रीमो मायावती ने इस मामले को बड़ी प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से कश्मीर में जाकर इन श्रद्धालुओं और मजदूरों के साथ इस तरह के हादसे हो रहे हैं, यह वाकई अपने आप में बहुत भयानक है। लेकिन अब इसके लिए अलग से आयोग का गठन किया गया, मामले की जांच पड़ताल की गई और मामले की जांच पड़ताल करने के बाद यह सामने आता है कि जो कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा था और पनपता रहा है, वह आतंकवाद नहीं चाहता है कि कश्मीर के अलावा भारत के किसी भी हिस्से से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर घूमने के लिए आए या मजदूरी करने के लिए आए या फिर श्रद्धालुओं के रूप में आए। शायद इसीलिए 9 जून सन 2024 को जब जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटना हुई थी, उस रिहायशी इलाके में 9 जून 2024 की रात 8 से 8:10 के आसपास पर एक बस पर गोलियां चलाई जाती है और 9 श्रद्धालुओं की, यानी कि 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हो जाती है और लगभग 33 जो तीर्थ यात्री होते हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यह घटनाक्रम जो हो रहा है, इस घटनाक्रम के ठीक 10 या 15 दिन के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। एक तरह से यह कोशिश की गई है कि एक तरह से यह आवाज देने की कोशिश की गई है कि हम अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले जो भी श्रद्धालु होंगे शायद उनको भी नहीं छोड़ेंगे। शायद यही संदेश देने के लिए उन्होंने इस तरह की कोशिश की है। लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार किया है और उनकी सुरक्षा के लिए तैयार किया है। और यह कोशिश है कि एक भी आतंकवादी हमला न हो, यानी कि उससे पहले यह कोशिश है कि जितने भी आतंकवादी होंगे उनका सफाया करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके इन आतंकवादियों को निपटारा किया जा सके। इसके लिए पक्ष हो विपक्ष हो, सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से आवाज लगाने की कोशिश की है कि आतंकवादी को जितनी जल्दी हो सके खत्म किया जाए। लेकिन सालों साल यह कहानी चल रही है। सन 1993 में तीर्थ यात्रियों पर हमला किया गया था। 1994 में 2 तीर्थ यात्रियों पर, अमरनाथ यात्रा जो गए थे उन पर हमला किया जाता है। किसी ने ग्रेनेड फेंक के मार दिया जाता है तो किसी पर गोलियां चलाकर हमला कर दिया जाता है। साल 2000 में मैंने आपको कहानी सुना दी है कि इस तरह से 32 श्रद्धालुओं को एक साथ मार दिया जाता है, जिसमें दुकानदार भी शामिल होते हैं, जिसमें सुरक्षा बल भी शामिल होते हैं। साल 2001 की बात है, 20 जुलाई का यह वाकया है। शेषनाग के पास गोले फेंक दिए जाते हैं, जिसमें 2 हथ गोले फेंक दिए जाते हैं, जिसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है और 15 लोग घायल हो जाते हैं। 30 जुलाई सन 2001 की बात है, प्राइवेट टैक्सी में 2 लोग जा रहे थे, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। 6 अगस्त 2002 की यह बात है, पहला गांव के नन गांव कैंप में ग्रेनेड से हमला कर दिया जाता है और 9 लोगों की इसमें मौत हो जाती है।
27 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। साल 2006 में भी अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया जाता है, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो जाती है, और साल 2017 का वाकया आपको कुछ मिलाकर इस तरह से लगातार हमले होते रहे हैं। और सरकार और सेना की तरफ से भी लगातार कोशिश यही रहती है कि इस तरह से इन्हें सुरक्षा, किस तरह से इनको सुरक्षा प्रदान किया जाए ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरह लोगों में अब दहशत डर का माहौल है, जिस तरह से श्रद्धालु को निशाना बनाया जा रहा है, या शायद आतंकवादी अपने मकसद मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन सरकार की एक और सेना की जिम्मेदारी बनती है कि पुख्ता और कड़े इंतजाम होने चाहिए, जिसमें कोई आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। उसके बाद कड़े इंतजाम होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।